तो आप गाड़ियों में छुप छुप कर जाया करते थे। नदीम अंजम विद फैमिली वहां गए थे और चीफ जस्टिस काजी फैज साहब के सर पर उनका हाथ था, उनको दस्ते शफकत उठ गया और वो यतीम हो गए। उनके चीफ जस्टिस के हाथ पर उनका सर था, सर पर हाथ था उनके चीफ जस्टिस के, क्योंकि वो उनको सारा कुछ कर रहे थे। काजी फैज एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों को के लिए बोझ उन्हें महसूस हुआ कि ये बोझ टिश्यू पेपर की तरफ इस्तेमाल करके ना तो डस्टबिन में, और वो इस्तेमाल हुए। ये जो आहनी है ना उस पर ताबूत है। मैं आपको बताऊँ वहाँ एक मकबरा भी बन रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब तो काजी साहब ने जाते जाते ये भी कोशिश की कि इस बुनियादी इंसानी हकूक के मकबरे को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दफन करने का जो है ना वो प्लान उन्होंने बनाया था। काजी साहब ने तो जी जान लगाकर कोशिश की दाना चुगने की, लेकिन वो चुका नहीं गया। कोशिश की, फर्श पक्का था। हाँ, लेकिन वो चुका है, फर्श पक्का था, चूच जो है ना वो टूट गई। वेलकम सियासत और पीके से मैं हूं ओमकार बगावत। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर राजा बिशारत। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट से अभी निकल कर आ रहे हैं सर, वहां पर बाहर ट्रक खड़ा देखा है हमने, क्या हालात है सुप्रीम कोर्ट के, इंसाफ कहाँ पहुंचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जो सब सुप्रीम कोर्ट के ट्रक खड़ा था वहां पर। असल में वो एक तो चीफ जस्टिस, मैं तो जब गया तो ट्रक खड़ा तो मैं समझ रहा था कि शायद चीफ जस्टिस साहब जो है 25 को जा रहे हैं ना, तो वो रिटायर हो रहे हैं, तो वो कोई शायद उनका सामान हो वहां पर, किताबें वो लेकर। लेकिन वहां पर आपको पता है कि वहाँ एक मकबरा भी बन रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। जब चीफ जस्टिस साहब ने हल्फ उठाया था तो यहाँ पर एक जो वकला की एक तकरीब हुई थी यहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने खिताब किया था उस तकरीब में। तो उनसे पहले जस्टिस सतरुल्लाह साहब ने खिताब किया था, तो उन्होंने जाकर जब खिताब किया तो उन्होंने अपने कुछ अचीवमेंट वहाँ में बताई थी वकला को, और वो अचीवमेंट ये थी चौधरी साहब कि मैंने यहाँ पार्किंग, सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग खुली की है जी, फिर और भी बहुत सारी, और हम वहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक का जो है यादगार बना रहे हैं। अब वो हमें बाद में पता चला कि वो बुनियादी इंसानी हकूक की यादगार नहीं, वो बुनियादी इंसानी हकूक का मकबरा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अब तो काजी साहब ने जाते जाते ये भी कोशिश की कि इस बुनियादी इंसानी हकूक के मकबरे को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दफन करने का जो है ना वो प्लान उन्होंने बनाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। मतलब सुप्रीम कोर्ट को दफन करना चाह रहे थे जाते जाते कि मैं वो आईनी अमेंडमेंट, इंसाफ की कब्र खोदे। मतलब इंसाफ की कब्र तो पहले खोदी जा चुकी थी ना जी, जब आईनी अमेंडमेंट की बातचीत चल रही थी। ये तो कि जी आप आए कि बंदे पूरे हो गए जी, उठाए के बंदे इधर से उधर से, और फिर 63 जब उधर से नहीं हुआ तो फिर उन्होंने 63A का फैसला दे दिया जी कि तुसी मंडी ला लो जनाब। पर लोगों ने मंडी ला लो, कल उसका तफसीली फैसला भी आया था कि ठीक है जी, वो जो है वो मुनर्रफ नहीं शुमार होता, फलां फलां फलां। तो पूरी कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट को दफन करके, क्योंकि आईनी अदालत अगर बन जाती है ऊपर तो फिर एक पैरेलल अदालतें दो तो नहीं रह सकती, वो सारे अख्तियार उसके पास चले जाते। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो तो मजिस्ट्रेट होते हैं, वो फैसला करते जी के टैक्स का फैसला करते जी, कोई बेल बिफोर अरेस्ट और आफ्टर अरेस्ट की वो जमानत का फैसला कर रहे होते, कोई 2-4 मरले के मकान का फैसला कर रहे होते, वो मजिस्ट्रेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। पूरी कोशिश की कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट को दफन किया जाए, लेकिन हो ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट दफन होने से बच गई है। और अब वो है बुनियादी इंसानी हकूक का मकबरा, वो कह रहे थे यादगार। वहाँ पर बहुत सारी जो है ना वो जब चीफ जस्टिस साहब 25 को रिटायर होंगे तो फिर वहां पर कई लोग लिपट लिपट कर रो रहे होंगे वहां पे। अब देखे वहां पर चीफ जस्टिस साहब जब जस्टिस थे तो उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस फाजिल साहब की, चीफ जस्टिस फाजिल साहब की नहीं, जस्टिस फाजिल साहब की बात कर रहा हूँ। वो जब मुफ्ती सेमिनार में जाते, आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बड़े बेबांगे दुल तकरीर की, और फिर उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से एक आईनी अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन किया, उसको पार्लियामेंट की आईनी अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया, पार्लियामेंट की दी हुई अमेंडमेंट को, जिसको आजकल वो कह रहे हैं जी कि पार्लियामेंट बड़ी मुकद्दस है। उस वक्त मुकद्दस नहीं थी जब आपने उसको स्ट्राइक डाउन किया। आपने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हकूक के साथ मुतसादिम है, तो ये खत्म किया आपने। तो फिर जब बुनियादी इंसानी हकूक की बात आती, जब भी आपके सामने ये बात रखी जाती कि पाकिस्तान, आपको पता है कि जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद जो ख्वातीन उठाई गई, बिलखुसूस 9 मई के बाद, जब भी वो बात की जाती उनकी अदालत के सामने, तो आप कहते नहीं जी, इस तरह वो कागज रखा हो, तो वो कहते नहीं, वकील साहब पर गुस्सा करते। आज भी उन्होंने वकला की बड़ी क्लास, इस पर बात करें। आज भी उन्होंने वकला की बड़ी क्लास की,
निकली है। आज तो डोलची कहा है सर, मतलब डोलची तो साफियों को मुकरा को नहीं कहा, साफियों को डोलची कहते तो हैं। साफियों को कहा उन्होंने। आज ये हुआ जी कि जब केस की समाप्त शुरू हुई ना, ये बल्ले वाले फैसले की, इंट्रा पार्टी वो जो था, ठीक है। तो जब समाप्त शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी अच्छा वो बड़े मानो कि ये तो अच्छा आज साफी ज्यादा थे, बाकी लोग कम थे वहाँ। तो कमरा अदालत में कोई एक दो वकील हुआ, एक वो वकील था वो अकबर बाबर जो खुद को कहता है कि पता नहीं मैं बानी हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा बानी पीटीए को मैं वो पहली दफा उन्हें जब देखता हूँ तो वो कहीं बस वो पता नहीं किसी के प्रॉक्सी हैं या क्या हैं, पर चले काजी साहब उनके वकील रोस्टर पर गए तो काजी साहब ने कहा जी कि कहा ये कब 13 जनवरी को फैसला सुनाया, तो ये इतनी देर से नजरसानी क्यों दायर हुई? नजरसानी तो फैसला तफसीली आने के बाद दायर होती है ना, ठीक उससे है। पहले तो नहीं होती ना। फिर ये मैंने पहली दफा देखा जी ज़ेर इल्तवा जो है ना, इसका इल्तवा की दरख्वास्त डाली गई अहमद खान की तरफ से। ठीक है। अच्छा फिर अहमद खान को उन्होंने कहा जी कि अहमद खान के हवाले से कि ये लिखा गया जी कि उनकी फैमिली में कुछ मुसरफियात हैं, वो बिजी है, लेकिन अब बिजी की रीजनिंग नहीं देखी कि क्या मुसरफियात है। ठीक अब है। एक मतलब मसरूफ है तो बता सकता है, यही है ना, अब वो तो नहीं कह सकता। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक कि अहमद खान साहब की फैमिली में कोई फौतगी हुई थी जिसकी वजह से वो ठीक है। नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जी कि ड्रम बेटर का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने यहाँ पर कमरा अदालत के अंदर बैठे हुए। आज उन्होंने साफियों को, अब देखे ये काम शुरू हुआ था डॉलर खौर पता नहीं फलाना क्यों इतनी फलाना, इतना मसला क्या है मैं सर बताता हूँ आपसे? आपको मसला क्या। फिर वहां से ये बातचीत आगे चली, फिर रैबर्ट की लफ्ज इस्तेमाल किया गया एक समात के दौरान। ये जो सोशल मीडिया है ये इसको पागल कुत्ता कह दिया गया। फिर प्रोपेगेंडा करने वाले वो भी बात हुई, और आज डोलची कह दिया गया, ड्रम बेटर। उन्होंने कहा कि ये बैठे हुए हैं ड्रम बेटर, जहां बाहर जाकर मुंह पे कह दिया। उन्होंने यही कहा ना जी, ड्रम बेटर पीटा गया जी कि ये फैसला जो है ना ये बल्ले का फैसला था, ये फलां का फैसला था। लेकिन चौधरी साहब मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ये बात जब कर रहे थे तो वो भूल गए ये बात, जब उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर हुआ था। तो उस वक्त जनाब चीफ जस्टिस साहब आप रात को छुप कर गाड़ी में बैठकर असरार मलिक के पास जाया करते थे। आपको याद नहीं था कि ये डोलची है? उस वक्त तो आप कहते थे कि मैंने तो मीडिया के बल पर ये केस जीता है, सदारती रेफरेंस। अगर मीडिया ना होता तो मैं पता नहीं केस हार जाता। तो आप गाड़ियों में छुप छुप कर जाया करते थे साफियों से मिलने के लिए रात को। उस वक्त आप जस्टिस थे और छुप के इसलिए जाया करते थे कि मुझे कोई देख लेगा पीछे। ये आज मीडिया जिसको आप कह रहे हैं कि मैं इसके बल पर केस जीता हूँ मेरे खिलाफ जो रेफरेंस, तो आज आपको ये इन्हें कभी डोलची कह रहे हैं, कभी इन्हें जनाब कह रहे हैं कि डॉलर खोर। लेकिन ये बात है चौधरी साहब के मिलिट्री बैंड जो है ना उससे हमारा तल्लक रही है। मिलिट्री बैंड बुझाने वालों को हमेशा जो दूसरे लोग हैं ना वो डोलची नजर आते हैं। अच्छा मिलिट्री बैंड बजाने वालों को दूसरे आम लोग डोलची नजर आते हैं। वो कहते हैं हम बैंड वाले, हम सुपीरियर है, हम सुपीरियर है। मिलिट्री बैंड ज़्यादा मिलिट्री बैंड वाले तो यही कहते हैं ना कि हम सुपीरियर, वी आर सुपीरियर। यस। तो वो मिलिट्री बैंड के साथ उनका ताल्लुक तो लोग कहते हैं कि उनका ताल्लुक माजी काजी साहब का कुछ और था। माजी में तो एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाने वाले काजी फायजी साहब। अब देखें काजी साहब का ये शिफ्ट कैसे हुआ? चौधरी साहब आपको बताऊं कि काजी साहब की अगर उनकी बीइंग चीफ जस्टिस उनकी जिंदगी का आप मुताला करें ना तो वो 3-4 अदवार पर मुश्तमिल है। उन्होंने जब वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बने ना, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये पहले दिन से ये गोल रखा हुआ था कि मैंने जितना अरसा मुलाजमत कर रही है ना, मैंने इसको उन्होंने वो अपने फेज रखे हुए थे कि पहले फेज में मैंने ये पढ़ना है, दूसरे फेज में, पहले फेज में वो बने जनाब एंटी एस्टेब्लिशमेंट जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में थे। ठीक है। फिर वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट बने। ठीक है। फिर जब इमरान खान की हुकूमत थी तो फिर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन गए। फैजाबाद धरना अदालत में कहते होते थे कि यार ये आप जो है ना ये जर्नैलों का नाम क्यों नहीं लेते आप, ये एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। फिर जब इमरान खान की हुकूमत हटी ना तो फिर वो बिल्कुल प्रो एस्टेब्लिशमेंट बन हो गए। फिर जो कहते हैं वो, अब देखिए प्रो एस्टेब्लिशमेंट में क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो बल्ले वाला फैसला था ना 13 जनवरी को, उसकी टाइमिंग देखिए आप। जो काजी साहब कहते हैं कि ये टाइमिंग वाला मामला क्या लगा रखा है, 63 है कि मैंने बात की फैसला दिया तो टाइमिंग का। तो चीफ जस्टिस साहब आपने वो बड़ी वेल कैलकुलेटेड टाइमिंग वो किया हुआ था सारा सिलसिला। आपको पता था कि अगले 24 घंटे में नॉमिनेशन पेपर्स की वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पूरा प्रोसेस होता है जी कि इतने बजे तक हमने पेपर लेने हैं, इसके बाद इतने बजे तक
उसकी स्क्रूटनी होनी या फलां फलां फलां, वो डेट खत्म हो रही थी अगले दिन 24 घंटे। तो उन्होंने वो उसको ऐसा सेटल किया ताकि मैं फैसला ऐसा दूं कि ये कहीं जा ना सके। तो फिर उन्होंने ऐसा फैसला दिया बल्ले का कि फिर वो कहीं नहीं गए जनाब। काजी साहब कहीं नहीं के अच्छा, काजी साहब जा रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया, फेयरवेल चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में माहौल बन गया है। काजी साहब ने तो नहीं जाना था सर, काजी साहब ने तो रहना था। नहीं, काजी साहब ने, मैंने पहले जिक्र किया कि काजी साहब की तो पूरी कोशिश थी कि वे यहाँ से मैं अब मैं देखे आईनी अदालत का सरबराह बन जाऊं। आईनी अदालत को छोड़े जी, आईनी अदालत की तो बात पहले तो एक्सटेंशन थी, पहले तो एक्सटेंशन थी यहाँ पर। ये तो काजी साहब ने खुद हमें बताया था यार, मेरे पास जो आए थे वजीर लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और फलां फलां फलां, ये बात हमसे करके शाम को प्रेस रिलीज जारी करवा दी उन्होंने। ये तजादात ईसा जो है ना, इस पर अगर किताब लिखी है तजादात ईसा पर, मैं अगर किताब लिखूं ये 500 सफात की किताब होगी तजादात ईसा पर। और ये काजी साहब जो है ना अगले लम्हे कुछ कह रहे होते तो पिछले लम्हे कुछ कह रहे होते, उन्हें भूल जाती है कि ये बात जो है ना वो, फिर वो उन्होंने शाम को जो है प्रेस रिलीज जारी करवा दी वहां पर कि नहीं मैंने तो ये साथी से बात ही नहीं की। यार हमसे बात की वहां पर खड़े होकर कि मैंने कहा आप इस चीज के गवाह हैं यार, मैं इस चीज का तू गवाह है यार, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी उस दिन उसके साथ इस मामले पर कुछ मैंने सवाल भी एक किया था, तो काजी साहब ने मेरे सवाल का जवाब, मैं वो बेंचेस के हवाले से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा जी आप सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर, तो जो है वो आपको जिस तरह मैं बेंचेस की कंपोजिशन करता हूँ, और शाम को उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करवा दी कि मेरी गुफ्तगू नहीं हुई। कोई आपको आइडिया नहीं होता कि फैसला, मैंने कहा सर मुझे पता होता है कि फैसला क्या आएगा। काजी साहब बोले उससे पहले ये बात हो चुकी थी, शाम को प्रेस रिलीज जारी होगी कि नहीं। आज वो खिला पर भी वो चढ़ दौड़े, वो खिला को कहा जी कि प्लेट में खाना इतना डाले जितना आप खा ले, ये जलाओ गिराओ। तो काजी साहब ये बताइए आपके जब वो इफ्तिखार चौधरी के दौर में आजाद अदलिया की तहरीक चल रही थी, आज उन्होंने ये कहा जी कि ये ट्रेड यूनियनिस्ट का काम है जी कि ये जलाओ गिराओ हड़तालें करना सारा। तो कराची का जो महाज आपने संभाला हुआ था वो क्या था? ट्रेड यूनियन थी वो ट्रेड यूनियन थी। आप उस वक्त कराची वो वकरा को लेकर उनको लीड कर रहे थे आप, वो क्या थे उस वक्त? देखिए ये तजादात ऐसा जो है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो आज 500 सफ़ों की एक बड़ी मुतनाज़ा किताब है। आज उन्होंने अच्छा एक कभी वकीलों को कहते हैं कि तू काला कोट पहन कर क्यों आए हो, ये जो आज एक वकील क्या पहन के आए काला कोट ना पहन, आज एक वकील को कहने लगे कि अच्छा वो दरख्वास्त गुजार था वकील और हाई कोर्ट का वकील था वो, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वकील था जो केस लड़ रहा था उसे पूछने लगे कि ये बंदा कौन है काला कोट पहन कर? उन्होंने कहा जी ये दरख्वास्त गुजार है और हाई कोर्ट के वकील भी है। अच्छा आपने इनको इसीलिए साथ लिया कि मैं प्रेशर में आ जाऊं? ये नहीं होगा, मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा। तो काजी साहब जिस दिन मुबारक सानी केस वाला फैसला दे रहे थे, उन्होंने उस दिन नमाज दी कि मैं जिस दिन मैंने समझा कि मैं प्रेशर में आ गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो फिर वो क्या था जो चैम्बर में जाकर आपने किया था? वो क्या था? अपने ही फैसले से रिवर्स हुए थे। वो मौलवी जब वहां पर गए तो वो क्या था सारा सिलसिला? मतलब ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो तजादात ऐसा है ना वो, अच्छा फिर बल्ले वाले फैसले पर आ जाए। ये हर सूरत जो है ना वो बल्ले वाला फैसला ये चाहते हैं कि मैं 21 को नहीं लगाया, अभी वो पीर आ रहा है उस दिन मैं जाते जाते आखिरी कील ठोक जाऊं। आखिरी अब यार ठोकेंगे क्या करेंगे कि मतलब क्या उन्होंने 13 जनवरी को बल्ले को तो दफन कर दिया था ना। ये ताबूत किसका होगा 25 तारीख को, बल्ले के केस का या फिर नहीं? ये 25 तारीख को जो है ना वो जो आहानी में देखिए, एक होती है आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक कहानी होती है, एक कहानी होती है मरियम नवाज वाली आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये जो आहनी है ना उस पर ताबूत है। ये मैं आपको बताऊं, ये कोशिश की थी कि एक्सटेंशन लूं, नहीं हो सकी। फिर कोशिश हुई कि आहनी अदालत का मैं सरबराह बन जाऊं, नहीं हुआ। वो नहीं हुआ ना। ये क्यों नहीं हुआ? ये होना था। नहीं होना था, बिल्कुल ऐसे। उसके पीछे कौन था जो नहीं रहा? आपने एक मेरा ट्वीट देखा होगा, 23 सितंबर को मैंने ट्वीट किया। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जिसने हल्फ उठाया था ना, उस वक्त डीजी आई थे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम विद फैमिली वहां गए थे और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सर पर उनका हाथ था। मैंने उस दिन ट्वीट किया 23 सितंबर को कि आज खबर यह है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ लोग आज उनको दस्ते शफकत उठ गया और वो यतीम हो गए। अब देखिए ना,
वो सारा ये प्लान, अब तो लोग कह रहे हैं ना मतलब रिटायरमेंट DGISI की हुई थी, मगर ये टीम सुप्रीम कोर्ट में कोई हो सुप्रीम गया था। कोर्ट कोई हो गया, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ही हुए थे यार वो, और उनके चीफ जस्टिस ठीक, के हाथ पर उनका सर था, सर सर पर था। हाथ था उनके चीफ जस्टिस के, ठीक है। क्योंकि वो उनको सारा कुछ कर रहे थे। फिर आज ये खबरें भी है ना जी कि नहीं जी जो आईनी पैकेज लाया जा रहा था, ये नदीम अंजम साहब का वो ड्राफ्ट था, वो कह रहे थे ये हमारी ख्वाहिश नहीं है जी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो रहते ना तो फिर हो जाता था, हो जाना था। उसके पीछे उनके इनके साथ उन्हीं का हाथ था, वो चले गए। तो अब ये बोझ, काजी साहब ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए। बोझ महसूस हुए, और एस्टेब्लिशमेंट को भी और सियासतदानों को भी, काजी फाइज ईसा एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को के लिए बोझ, उन्हें महसूस हुआ कि ये बोझ है। अब इनकी वो इस अदालत बोझ में भी को, लॉबिंग स्ट्रांग नहीं है। अब इस बोझ को वो उतारना चाहते हैं। और इसकी क्या वजह करें? यही थी कि ये मजबूत नहीं है। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, जो ऐसा मजबूत वाली बात नहीं है। पता है कि एक वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा हमेशा चीफ जस्टिस भी टिश्यू पेपर की हमेशा तरह इस्तेमाल हुआ। अफसोसनाक है वैसे ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके ना तो डस्टबिन में, ये अफसोसनाक और है ये वैसे, अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो इस्तेमाल हुए, और बहुत ही, अब देखें ये पिछले दिनों उन्होंने 2-3-4 दिन पहले केस की समाप्त की, तो उन्होंने कहा जी कि जिस पर आसान को उसके शर से बचो। अब ये किसको सुना रहे थे? अपनी सीवी मजबूत करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज साहब ने हर वो काम किया, हर वो काम किया जो वो चाहते थे कि ये उनको अच्छा लगे कि मेरी सीवी मजबूत हो, लेकिन नहीं हो वो सकता। हमेशा, मैं आपको बताऊं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक दफा उन्होंने कहा कि मुझे भी दाना डाला गया था तोसी वाला, मुद्दत मुलाजमत वाला, लेकिन मैंने वो दाना चुका नहीं था। तो काजी साहब ने तो जी जान लगाकर कोशिश की दाना चुगने की, लेकिन वो चुका नहीं गया। कोशिश की, फर्श पक्का था। हाँ, लेकिन वो चुका नहीं, फर्श पक्का था, चूच जो है ना वो टूट गई। ये हमारे चीफ जस्टिस हैं। बहरहाल अफसोसनाक है वो। एक शेर है आपके गोरडा साहब के पीर साहब का कि मेरा गम गुसार चला गया। हाँ, काजी साहब के गम गुसार चले गए। बहरहाल मंसूर अली शाह साहब आएंगे अगले चीफ जस्टिस? मंसूर अली शाह साहब के अलावा कौन होगा चीफ जस्टिस? ऑप्शन नहीं है अब इनके पास। नहीं, कौन होगा? ये तो दरवाजे बंद करके कहते होते हैं कि हमारे नंबर भी पूरे हो यार गए। ये छोड़े, दरवाजे बंद करके, दरवाजे तो उन्होंने उस वक्त बंद किए थे ना, जब उस वक्त कहा था कि हमारे नंबर पूरे हैं, हाँ, तो नहीं हुए वो थे, नहीं चल सके थे। नहीं चल सके थे ना, तो फिर क्या हुआ था? चले गए थे ना, नंबर शंबर गए वाली। क्या मंजरनामा नजर आता है मंसूर अली शाह साहब आ मैं जाएंगे? चीफ जस्टिस मंसूर, मैं आपको बताऊं कि जस्टिस मंसूर शाह के 95% पाकिस्तान की बार कौंसिल के साथ खड़ी है, ठीक है। 95% पाकिस्तान के वकलाओं के साथ खड़े हैं, 95% पाकिस्तान के जजेस के साथ। नॉन कंट्रोवर्शियल न्यूट्रल हैं मंसूर अली शाह साहब। मंसूर अली शाह साहब अभी तक जो है ना वो न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी, मैं हमेशा आइन और कानून के साथ खड़ा होता हूँ। मैं नहीं कहता कि मंसूर शाह साहब आएंगे तो वो बहुत बड़ा तीर मारेंगे, लेकिन एक बात है, इस्तकाक उनका बनता है। इस्तेकाक उनका बनता है, लेकिन वो रिफॉर्म्स लाएंगे, बहुत बहुत बड़ी इसरात लाएंगे। अदलिया में वो जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी उनका वो दौर आज भी वहां याद किया जाता ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ी सी चीजें कुछ डिस्कस हो रही थी। आपने कहा कि ये जो आईनी अदालत का मामला है, आईनी तरमीम का, इसके ऊपर कुछ लोग राजी नहीं है। कौन कौन से लोग राजी नहीं है और वजह क्या है? इस पर देखिए, इस पर मैं आपको बताऊं जो साहब, एक तो मियां नवाज शरीफ साहब इस पर रजामंद नहीं है। उसके बिहाइंड रीजन क्या है? उसके बिहाइंड ये नहीं है कि मियां साहब नहीं चाहते कि आईनी तरमीम ना हो, मियां साहब चाहते हैं आईनी तरमीम हो, लेकिन वो चाहते थे कि इसको नून लीग करवाए। अब सीवी लेकर जा रहे हैं बिलावल भुट्टो, तो मियां साहब तो नहीं चाहते कि वज़ारत उज़्मा ऑफर क्या है बिलावल भुट्टो को सीवी के बदले? सीवी के बदले के आप वज़ीर आज़म होंगे। ये जो बातें चली थी कि बिलावल को टारगेट दिया गया आईनी तरमीम मंजूर करवानी है, बिलावल साहब वो जो कि माजी में हमें कहते नजर आए बहुत कुछ, और आप कहते हैं ये आईनी तरमीम जो जरूरी नहीं मजबूरी भी है। मजबूरी भी है, तो मजबूरी क्या थी? यही थी ना मजबूरी उनकी कि आप ये लेकर आए और आपको वज़ीर आज़म। पीपल्स पार्टी के तो नजरियात की बात होती यहाँ थी। पर बहुत सारे दोस्त ये कहते थे ना, ये जो कहते थे ना कि ये धमकी लगाई गई थी मार्शल लॉ इस मुल्क में नहीं लगेगा। ये मैं आज आपको बता दूं कि कभी भी नेवर एवर इस मुल्क में मार्शल लॉ जरूरत भी नहीं है। नहीं, जरूरत भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसके पीछे ये है कि ये जो पिछले कुछ अरसे से जो हुआ ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन ना इमरान खान, कुछ लड़के कह रहे हैं कि हमें बहुत सख्त पहुंची है उनके डट जाने से, और वो कुव्वत शिफ्ट हो गई आवाम के पास।
अवाम बेखौफ हो चुकी है। मैं उन हल्कों की बात कर रहा हूँ जो इस मुल्क के अंदर जो ताकतवर के हल्के, इस वजह से इस मुल्क में मार्शल लॉ कभी नहीं लगेगा। मतलब वो बात नहीं रही कि आप और एक प्रोपेगेंडा खबर ये करते है, होंगे। ये भी है कि सियासतदान मिलकर किसी को, अच्छा, हाँ या आपस में मिलकर किसी ऐसे को बेवकूफ बना रहे हैं। बस इससे मैं ज्यादा और बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।